आई एम मोहम्मद काशिफ राना। और आप कौन हैं सेशन में मुझे पता चल जाएगा। तो आप लोगों का नाम जानना मेरे लिए इतना भी ज़रूरी नहीं है। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आप सब लोगों के नाम वगैरह का मुझे पता चल जाए। चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ। मैंने आप लोगों को टीच करना है PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हमारी अभी के लिए जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो जस्ट अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट है कि सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, हमने इसमें से क्या कुछ पढ़ना है, हमारा प्लान क्या होगा, किस तरह से इसको आगे लेकर चलेंगे। इसके बारे में हम सारी डिस्कशन करेंगे। और रिमेनिंग टाइम में इंशाल्लाह हम लोग फिर अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट भी कर देंगे। ऑलराइट। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना, PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वैसे तो PRC के आपके सारे ही पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं। आपको रेलिवेंट टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में गाइड कर देना होगा। तो मेरा फोकस होना है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर। ये हमारा पेपर कैसे आएगा। आपकी PRC का हर पेपर ही 2 आवर्स के लिए है। 2 घंटे का पेपर है जिसको आप लोगों ने अटेम्प्ट कर। लेकिन उस 2 घंटे में क्या कुछ करना है वो हम लोग वक्त के साथ साथ सीखते रहेंगे कि उस 2 घंटे को हम लोगों ने यूटिलाइज किस तरह से करना है। अब जो आप लोगों का पेपर होना है ना, इसमें सारे के सारे MCQ शामिल नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जरूर है ये आप लोगों का, लेकिन इसमें ना सारे के सारे MCQ शामिल नहीं है। हर पेपर की ना अपनी नेचर है। मतलब BWCS के टीचर ने आपको बताया होगा कि BWCS का एग्जाम किस तरह से आना है। QM के टीचर आकर आपको बता देंगे कि वो किस तरह से होना है, बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से भी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट, तो आप लोगों के पास होंगे 40 MCQs इस टेस्ट से रेलिवेंट। और हर MCQs के ना 2 मार्क्स होते हैं। 40 MCQs हैं आप लोगों के पास इन टोटल। हर MCQs के 2 मार्क्स, तो आप लोगों के टोटल कितने मार्क्स यहाँ से कवर हो गए? 80 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो गए। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास होना है, और वो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो यहां से आपके 20 मार्क्स, और टोटल मार्क्स आप लोगों के आपके PRC का हर पेपर 100 मार्क्स का है। और हर पेपर के लिए जो टाइम है वो 2 आवर्स ही है। इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हर पेपर का ना स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों के 40 MCQs हैं। फर्स्ट 40 जो क्वेश्चन है MCQs बेस हैं। जो क्वेश्चन नंबर 41 है ना, वो एक ही क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। और वो जरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। मतलब आप लोगों को जरा टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसके लिए। वो MCQs बेस थ्योरेटिकल बेस नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास आएगा। इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप लोगों को सारी बुक आती होगी तो ये एक क्वेश्चन जाके सॉल्व होता है। मतलब इसका ताल्लुक किसी एक चैप्टर से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी पूरी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से है। जब कंप्लीट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपको आएगी तब जाके इस एक क्वेश्चन ने जाके सॉल्व होना है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका पेपर पास नहीं हो सकता अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना किया तो। मतलब आपके 40 के 40 MCQs बिल्कुल ठीक हो और वो आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया 20 मार्क्स वाला, आपका पेपर फेल है। तो इसको पास करने के लिए 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन हर हाल में सॉल्व करना होता है। और ऐसा सॉल्व करना है कि आपके उसमें अच्छे खासे मार्क्स भी बने। और ऐसा नहीं है कि गलत से सॉल्व कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ICAP की तरफ से कहा गया है कि जो आप लोगों का पासिंग रेट है ना, मतलब इस पेपर को पास करने के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं आप लोगों को? 50%। क्या 100 में से अगर आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं ना तो आपका पेपर पास हो जाता है। और ICAP का अपने तमाम सब्जेक्ट्स के लिए एक जैसा ही क्राइटेरिया है कि आपने जस्ट उसमें 50% मार्क्स लेने हैं। अच्छा भाई, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है, खास तौर पर मुझे, कि इससे पहले आप लोगों को अकाउंटिंग आती है नहीं आती, आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा। आपने ICOM किया हुआ है तो आपको मुबारक हो, और अगर आपने नहीं किया हुआ तो मैं आपके साथ हूं। तो हम लोग अकाउंटिंग बहुत अच्छे से करेंगे। मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो ये समझते हैं कि उन्होंने तो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स भी नहीं पढ़ी पिछले 2 साल से, उन्होंने तो मैट्रिक तक ये चीजें पढ़ी थी, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपकी इंटरमीडिएट किस चीज में है। आपने कुछ पढ़ा हुआ है कुछ नहीं पढ़ा हुआ, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आई कॉम के स्टूडेंट्स के अलावा बाकी सब में से किसी ने भी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई होगी, है ना ऐसा? तो फिक्र वाली भी कोई बात नहीं है। हम इसको ऐसे लेके चलेंगे
कि मैं ना आप लोगों को बिल्कुल जीरो, बिल्कुल रूट लेवल से लेके चलूंगा। और जैसे ही हमारा सेशन एंड होगा ना, ये अकाउंटिंग इंशाल्लाह आपकी फिंगर टिप्स पर होगी। हम लोगों का जो एग्जाम्स होना है ना इसका, वो होना है जनवरी में जाकर। तो हमारे पास एनफ टाइम है अकाउंटिंग करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, कमाल की अकाउंटिंग करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो अकाउंटिंग मेजर सब्जेक्ट है, इसके अलावा आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं हो सकती। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपकी जान नहीं छोड़नी, ये आप लोगों का ओढ़ना भी छोड़ना है, ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसमें आप लोगों ने इंटरेस्ट खुद डिवेलप करना है। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे ना आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो फर्स्ट आपने कहना है अकाउंटिंग। ऑल राइट। अब देखो भाई, आपको अगर किसी ने कुछ कहा है ना कि भाई अकाउंटिंग मुश्किल है, अकाउंटिंग आसान है, सबने झूठ बोला है। आप खुद इसको पढ़ के देखो, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि अकाउंटिंग कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हर चीज को इंटरेस्टिंग हम लोगों ने खुद बनाना होता है, उस चीजों में इंटरेस्ट हम लोगों ने खुद डिवेलप करना होता है। ये जरूरी नहीं कि जो चीज मेरे लिए मुश्किल हो वो आपके लिए भी मुश्किल हो, ये चीज जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है जो चीज मेरे लिए आसान हो वो आपके लिए आसान बन जाए। तो ये पर्सन टू पर्सन ना हमारी ओपिनियन चेंज होती हैं। जैसे आप लोग देखो कि आप लोग एफएससी के एग्जाम्स वगैरह देकर आए, एक ही पेपर होता था, ऐसे ही है ना, पूरे बोर्ड उस सेंटर में से तमाम बच्चे जब निकलते थे ना, एक ही पेपर अटेम्प्ट करके निकलते हैं। लेकिन क्या सब ये कहते हैं कि ये इजी था? अच्छा, क्या सब ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल पेपर था? पेपर तो एक ही था, लेकिन पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज हो गई ना, आपने किसी पर बिलीव नहीं कर। हमारी चार्टेड अकाउंटेंसी में कामयाबी की सबसे पहली जो की है ना, वो ये है कि दूसरों की बातें नहीं सुन, लेकिन दूसरों में हम नहीं शामिल, कि पता चले आप हमारी भी ना सुन। ओके, मतलब आप लोगों को गाइड करने वाले आपके हॉस्टल्स वगैरह में सीनियर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। भाई उनके पास एनफ टाइम है, वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं। आपने आज ये ठान लेना है कि जब इस फील्ड में आ गया हूं ना, तो इंशाल्लाह मैंने अपने नाम के साथ ACA का वर्ड लगवाना है, और विद इन 5.5 ईयर लगवाना। मतलब मिनिमम हमें 5.5 साल लग जाते हैं मिनिमम। उससे ऊपर तो आपकी मर्जी है, चाहे 10 साल लगा लें, चाहे अपने बच्चों के साथ एग्जाम दें, हमें क्या। ऑल राइट, तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आ गए हैं ना तो फिर करके जाएंगे। देखिए भाई, जब मैं आप लोगों की एज में था और मैंने भी ये स्टार्ट किया अकाउंटिंग की क्लास में, बिल्कुल आपकी तरह मैं भी बैठा हुआ था। टीचर ने पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट अकाउंटिंग, तो मेरा आंसर था ACCOUNTING, इसके अलावा आई नो नथिंग। और आज मैं इस काबिल हूं कि हम खुद चार्टेड अकाउंटेंट बना रहे हैं, मैं खुद अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं। तो आपके लेवल पर मुझे भी नहीं आती थी। और आज मैं अपने आप को पूरे पाकिस्तान में से कोई भी आ जाए कंपटीशन के लिए, मैं रेडी। बस इतना सा फर्क है। आप भी वैसे ही मेरी तरह बैठे हुए हैं। मुझे मतलब आप लोगों में अपना पास नजर आ रहा है, क्या जैसे यहां पर कोई काशिफ राना बैठा हुआ है और फ्यूचर में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा और वो भी इसी तरह से अकाउंटिंग पढ़ा रहा होगा। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो हम लोग कर सकते हैं। ऑल राइट, आपके एफएससी के जो भी मार्क्स है भाई, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। आप इंटेलिजेंट थे, आप बोर्ड टॉपर्स हैं, आपके मार्क्स जस्ट 60% से थोड़े से अबाव हैं, आपको मुबारक हो, हम सब लोग इधर पहुंच चुके हैं। हाँ, आगे फ्यूचर आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से लेके चलना है। देखो भाई, एफएससी तक आप लोगों ने कैसे वक्त गुजारा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये देखो कि वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी आप लोगों की, और ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों के वो जो पुराने मेथड्स थे स्टडी स्टडी वगैरह करने के, वो यहाँ पे नहीं चलने। यहाँ पर आप वो बुकिश नॉलेज नहीं आने वाला, वही चीजें टेस्ट नहीं होने वाली कि पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद टीचर कहेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसमें से पेपर आ जाएगा, 10 क्वेश्चन टीचर ने बताया, उसमें से 5 आ गए, आपने टॉप कर लिया। यहाँ पर भाई ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि हमें खुश करोगे तो तुम्हारे हायर मार्क्स आ जाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। भाई हमें ना खुश, ओके हो गया। क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट पर्सन ने लेना है, जिसे हम लोग कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ICAP। तो टीचर को भी नहीं पता होता कि एग्जाम क्या है। हम लोगों ने आपको गाइड जरूर करना है, फुली प्रिपेयर करके भेजेंगे। मैं आपको इस बात की भी गारंटी देता हूं कि अगर आप सिर्फ मुझे अटेंडेंस दो ना, जस्ट अटेंडेंस, तो मैं आप लोगों को पास करवा दूंगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ।
क्या आप लोग सिर्फ मेरी क्लास में आके बैठो, मुझे ये पता हो कि बच्चा मेरी क्लास में होता था। अगर आप मुझे अटेंडेंस फुल दे देते हैं ना, तो अकाउंटिंग में कोई आपको फेल नहीं कर सकता, आपने पास हो जाए। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हमारा मिशन अकाउंटिंग को सिर्फ पास करना नहीं है। ये बात आज से याद रखनी है आप लोगों ने। मतलब हम जितने भी लेक्चर्स के लिए आएंगे, हम जितना भी पढ़ेंगे, हमारी नियत ये नहीं होगी कि हमने इंट्रो टू अकाउंटिंग को पास करना है। तो इसको पास करने के लिए तो मेरे पास सिर्फ 10 दिन होना, तो मैं स्टूडेंट को पास करा दूं, इंट्रो टू अकाउंटिंग पास हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज हम इंट्रो टू अकाउंटिंग के ऊपर अच्छा सा फोकस नहीं करेंगे ना, तो इससे रिलेटेड जो कैफ में एग्जाम्स है ना, हम वो नहीं सही से परफॉर्म कर पाएंगे। मैंने इंट्रो टू अकाउंटिंग भी पढ़ानी होती है, मैं क्यूएम भी पढ़ाता हूँ, मैं FAR 1 पढ़ाता हूँ, साथ में मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। तो जैसे ही आप लोगों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग कंप्लीट करके हमारे पास जब FAR 1 में बैठना है ना, तो आप लोगों की बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आपकी अकाउंटिंग की बेस स्ट्रांग होगी ना, तो आपको FAR 1 मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, उसको इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं FAR 1। अच्छा, उसकी फिर दो बुक्स हैं हमारे पास, FAR 1 एंड FAR 2। अकाउंटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम किसी एक ही लेवल पे नहीं पढ़ा सकते उसको। यहां पर देखो तो सिर्फ आपको अकाउंटिंग की नो हाउ मिलेगी कि बेसिकली अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है क्या, हम इसमें क्या कुछ करने जा रहे हैं, हमारे पास इसके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हैं क्या, हम इन चीजों को जस्ट देखेंगे। जो हमारी असल अकाउंटिंग स्टार्ट होनी है ना, वो कैफ के पहले सब्जेक्ट FAR 1 से जाके स्टार्ट होनी है। फिर हम लोगों ने जाकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अलग से पढ़ना होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अलग से पढ़ना है। फिर जब आप लोगों के आर्टिकल्स वगैरह होने हैं, वो सारे के सारे अकाउंटेंट्स के तौर पर। उसके बाद आप लोगों ने एडवांस अकाउंटिंग का पेपर देना है, एंड पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो आप खुद सोच लो कि अकाउंटिंग में इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग, मैंने आपसे लोगों से पहले कहा, ऐसे समझे जैसे आपको आपका एक दोस्त पढ़ा रहा है। रिलैक्स होकर बैठो, बिल्कुल चिल माहौल में होकर बैठो, सीखो, जितनी क्वेश्चनिंग कर सकते हो करो। जिस तरह आप एक दोस्त से पढ़ते हुए कह रहे होते हो ना कि ये बात दोबारा से बताओ, मुझे इस बात की नहीं समझ आई, मुझसे वैसे ही पूछो। ये जो टाइम है ना, ये जस्ट आप लोगों के लिए है। भाई इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि भाई आप सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, कहाँ से आए हैं, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। हाँ, बस आपकी लैंग्वेज ऐसी हो कि मैं बस अंडरस्टैंड कर सकूं, मतलब ऐसा ना हो कि पश्तो में बोलना शुरू कर दो और मुझे समझ ना आए, ऐसा ना हो। हाँ, अगर आप लोगों की कोई, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप मुझसे इंग्लिश में बात करो, नहीं है भाई जरूरी। इल्म हासिल करने के लिए लैंग्वेज की कोई कैद नहीं है। आप अपनी मदर लैंग्वेज यूज करना चाह रहे हैं, आप कर रहे हैं, बस इतना हो कि मुझे समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप जब तक बोलेंगे नहीं ना, आप सीख नहीं पाएंगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ सकते। वक्त के साथ देखो भाई, आपका ताल्लुक जहां से मर्जी है, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं होता। लेकिन जब आप यहाँ पर आ गए हैं तो कुछ बन के जाएं, कि वापसी अगर आप लोग अपने गांव का रुख करें तो लोग कहें कि यार वाकई कुछ बच्चा हुआ तालीम हासिल कर रहा है, बच्चे में कुछ ना कुछ मेथड्स आ गए हैं, कुछ बात करने का तरीका आ गया है, आप में वो निखार नजर आना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ताल्लुक कहाँ से है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको बोलना आता है नहीं आता, बोलोगे तो बोलना आएगा ना। आप देखें, मैं अक्सर अपने बच्चों को ये एग्जाम्पल दिया करता हूं कि भाई जब हम लोग पैदा हुए थे, रोने के अलावा मेरे ख्याल से किसी को कुछ भी नहीं आता था। एम आई राइट? और आज मेरे ख्याल से जितना हम बोलते हैं कोई बोलता नहीं है। जिन्होंने हमें सिखाया आज हम उनको चुप करा देते हैं। कैसा नहीं है? हम लोगों से चलना तक नहीं आता था, लेकिन देखो आज ऐसी दौड़ लगाते हैं कि कोई हमें पकड़ नहीं सकता। हमें बोलना तक नहीं आता था, आज हम उनको चुप करा देते हैं जिन्होंने हमें बोलना सिखाया है। वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। हर चीज को ना सिर्फ टाइम दिया जाता है, आपने सिर्फ वो टाइम देना है उस चीज को। ये जरूरी नहीं है। अब देखो, आपके पेरेंट्स ने जब आप लोगों को सपोज चलना सिखाया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने चलना शुरू कर दिया था। अच्छा, जब कुछ बोलना सिखाया था कि बोलो अम्मी अब्बू, आपने उसी टाइम पे बोलना शुरू कर दिया था? नहीं, टाइम दिया था खुद को। लेकिन अब देखो कैसा बोलते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उन्होंने सिर्फ आप लोगों को ना चलना सिखाया था, क्या दौड़ना सिखाया किसी के माँ बाप ने? लेकिन क्या आपको दौड़ना नहीं आता? तो मैं आपके उन पेरेंट्स की तरह हूं जो आपको चलना सिखाएगा, और इस फील्ड के अंदर दौड़ोगे आप खुद, और ऐसा दौड़ोगे कि कमाल कर दो। तो आपने वक्त का इंतजार कर, अपने आप को वक्त देना है।
ये बात जरूरी नहीं है कि आज मैंने कोई चीज बताई, कोई कॉन्सेप्ट बताया तो आपको फौरन ही समझ आ गया, ये जरूरी नहीं है भाई। आप जितने लोग बैठे हो ना, उतने डिफरेंट माइंड्स हैं, और हर किसी का माइंड एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकता। हमारे अंदर जो क्वालिटीज मौजूद है ना, वो हो सकता है किसी दूसरे के अंदर ना हो। एज अ टीचर मैंने आप सबको साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं होगा कि मुझे इनमें से एक दो बच्चे कहेंगे यस सर इट्स ओके और टीचर आगे भाग गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कि मेरा लास्ट वाला बच्चा भी मुझे ये ना कहे ना कि यस सर इट्स ओके, मैंने आगे नहीं जाना। क्योंकि मैं आप सब के लिए और आप सब मेरे लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हो। क्या आप में से कोई मेरा रिश्तेदार बैठा है? तो आप में से कोई ऐसा जो मुझे इससे पहले जानता हो? मैं भी नहीं जानता। ऐसा ही है ना, आपका मेरा रिलेशन जो अब स्टार्ट हुआ है वो टीचर स्टूडेंट से हुआ है, और ये मैक्सिमम फ्रेंडशिप तक चला जाएगा कि हम दोस्त बन जाएंगे सेशन में, मैक्सिमम इतना। लेकिन भैया आप सब लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैंने आप लोगों को आपकी जात, रंग, नस्ल, अमीरी, गरीबी से नहीं पहचानता। मैंने सिर्फ ये देखना है कि आप मेरे सब्जेक्ट में कितने सिंसियर हो, और अगर आप मेरे सब्जेक्ट में सिंसियर हो ना, आप मुझे बहुत प्यार। लेकिन अगर आप मेरे सब्जेक्ट के दुश्मन बन गए ना, तो मैंने आपका दुश्मन बन गया। ये बात हमेशा याद। मतलब स्टडी पे नो कॉम्प्रोमाइज। आप लोगों की स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं किसी चीज को नहीं देता। आपके माँ बाप बहुत ज्यादा मेहनत करके आपको यहाँ तक भेजते हैं, तो उनके पैसों को जाया नहीं करना हम लोगों ने। अगर उन्होंने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, देखो हंसी मजाक करना वो एक अलग बात है, वो मेरे सब्जेक्ट में है। इवन कि मैं आप लोगों के सामने पता नहीं जोकर बन जाता हूँ, और मैं बनूंगा, और उस टाइम पे मैं भूल जाऊंगा कि मैं टीचर। क्यों? उसका रीजन ये नहीं है कि यहाँ पे डबल शो लगा हुआ है कि एक टिकट में दो मजे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मकसद ये होता है कि आप लोग ना मतलब बोर ना हो। अब ये ना कहो कि यार अब ये मुसीबत आ गई है, 1 घंटा इसको बर्दाश्त करना है। नहीं, आपको अगले दिन मेरा इंतजार रहे कि यार अकाउंटिंग का टीचर कब आएगा, अकाउंटिंग का लेक्चर कब आएगा। आप लोगों को सिखा के भी बहुत कुछ जाऊंगा, और इंटरटेनमेंट भी आप मेरी क्लास में सबसे ज्यादा करोगे। लेकिन चलना मेरे मेथड के मुताबिक है, हमेशा रहना पॉजिटिव। देखो भाई, यहाँ का हंसी मजाक सिर्फ वो हंसी मजाक ही है, पर ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत गंदे हैं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। ओके भाई, सोचने ना लग जाना ऐसा। यहाँ पर सिर्फ देखो भाई, हमसे बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं है, और ये बात हकीकत है। और जितने ड्रामे हम करते हैं ना, शायद कोई करता हो। इतनी आप लोगों की सोच होगी। आप ये देख लो कि कुछ अर्सा पहले हम लोग इन्हीं चेयर्स वगैरह पे बैठे हुए थे, जहां पर आप सोच रहे होते हो ना, हम वहां से कोसों दूर सोचना शुरू करते हैं। तो पता है, आप लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं उस्ताद बन गए। तो आप लोगों के माइंड में जो चल रहा होता है ना, हमें उससे पहले आपकी नजरों को देखकर पता चल जाता है बच्चा क्या सोच रहा है। तो इसलिए अपनी सोचों के ऊपर कंट्रोल रखना, क्योंकि अगर आपकी सोचें मैंने जुबान से बयान कर दी ना, तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने। ओके, कंट्रोल में रखना अपनी सोचें। अच्छा, अब देखें बेटा, वक्त के साथ साथ आप लोगों को आई होप के पेपर पैटर्न समझ आ गया आप लोगों को, कि जस्ट हम लोगों ने जो एफर्ट्स पुट करनी है ना, वो एक तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने 40 MCQ सॉल्व करने हैं, और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना है, और मेरा पेपर सॉल्व हो गया। और उसमें मैंने 50% प्लस मार्क्स लेने हैं, पेपर पास, और मैं मूव कर जाऊंगा कैप लेवल के ऊपर। लेकिन भाई कैप लेवल में ऐसा कोई सीन नहीं है। इससे पहले यहाँ पर ना हमारे पास PRC लेवल पे, लेवल 1 के ऊपर ना आई कैप की तरफ से डिस्टिंक्शन होती थी, मतलब पोजीशन होल्डर्स अनाउंस हुआ करते थे। तो हम लोग उनको कहते हैं मेरिट सर्टिफिकेट लेना। मेरिट सर्टिफिकेट मतलब फर्स्ट पोजीशन इन पाकिस्तान। सिर्फ आपकी क्लास वगैरह की नहीं बात होती थी। तो एज अ टीचर मेरे 5 टाइम्स मेरिट सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब 5 टाइम्स मेरे स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान में टॉप किया हुआ है। तो आप लोगों में से भी कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेवल 1 में नहीं कर सकते, क्योंकि लेवल 1 के अंदर आई कैप ने वो मेरिट सर्टिफिकेट्स खत्म कर दिए हैं। लेकिन जैसे ही लेवल 2 में जाएंगे ना, और हम लोग इंशाल्लाह जब आएंगे FR1 के अंदर, कॉस्ट के अंदर, तो वहां पे जरूर मौजूद है। तो वहां पर हम अपनी एफर्ट को ना 100% तक लेकर जाएंगे, और मेरिट सर्टिफिकेट के लिए जरूर हम जंग लड़ेंगे। इवन सिर्फ एफर्ट नहीं होगी, जंग लड़ेंगे उसके लिए। लेकिन भाई यहाँ पे बैठे हुए ना, सबसे पहली बात, खुद को कंफ्यूज ना होने देना, टेंशन में वगैरह कोई ना लेना। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि बस खुद को टाइम दे देना। देखो इस तरह से जैसे मैं मैट्रिक में था ना,
तो ऐसा लगता था मैट्रिक सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है, और इवन कि हम लोग उसे वो मैट्रिक के सब्जेक्ट्स नहीं हैंडल हो पा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैट्रिक से जान छुड़ा के हम लोग एफएससी में आए और पीछे मुड़ के देखा, क्या मैट्रिक मुश्किल लग रहा था आप लोगों को? ऐसा नहीं लग रहा था एक चांस और मिल जाए तो मेरी फर्स्ट पोजीशन आ जाए। एफएससी में भी बिल्कुल ऐसे ही था कि जब आप फर्स्ट ईयर में थे ना, तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट्स लग रहे थे, कमाल के मुश्किल सब्जेक्ट थे, इवन के नहीं हैंडल हो पा रहे थे। लेकिन जैसे एग्जाम दे के आप सेकेंड ईयर में आके बैठे, उससे ज्यादा मुश्किल चीज नजर आई। ऐसा नहीं लग रहा था यार फर्स्ट ईयर तो कुछ भी नहीं था ना ऐसा? यहां पर भी टाइम तो, यहां पर देखो अब इतना टाइम नहीं कि मैं एक एक साल की बात करूंगा कि एक साल बाद जाके देखना, नहीं ऐसा नहीं है। देखो आप चैप्टर 1 पे होंगे ना, ऐसा पॉसिबल है कि आपको चैप्टर 1 की ना समझ आए, पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं समझ आएगी। लेकिन जब चैप्टर 2 में जाओगे ना, तो चैप्टर 1 इजी हो चुका हो, आपका चैप्टर 1 सारा आता हो। जब चैप्टर 3 में जाओगे ना, तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स आप लोगों के क्लियर होंगे। हम इस तरह से लेके चलेंगे। जब इस दिन मैं किसी चैप्टर को एंड करूंगा ना कि बच्चे ये वाला चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है और कल मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उस दिन वो चैप्टर आपको आता हो। हाँ, उससे पहले अगर मेरा चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ, आपको इश्यूज होंगे, आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आप बहुत ज्यादा टेंशन में भी जाएंगे। लेकिन भाई नहीं जरूरत, सिर्फ खुद को टाइम दे देना, सारी चीजें क्लियर हो जानी है। दूसरी बात भाई, 100% पे नहीं जाने की अभी जरूरत है। आप लोगों ने ना ग्रेजुअली अपने आप को इंक्रीज करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आज आप 0 पे बैठे हैं तो कल आप 100 पर हो, बिल्कुल भी ना जाए। जंप नहीं लेना। कैसे समझ लें, जैसे स्टीयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, और हम लोगों ने एक एक स्टेप आगे को बढ़ना है। तो जैसे ही एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे ना, तो फिर हम लोग बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बहुत बड़ी ऊंचाई पर मौजूद होंगे। और उससे पहले हमें पता होगा हमें सब कुछ आता है। हमने यहाँ पर ऐसा जंप नहीं लगाना कि हम लोग आगे बढ़ते जाएं और पीछे मुड़ के देखें तो हमें कुछ भी ना आता हो, ऐसा नहीं करना। लेकिन अगर आप मेरा साथ दें तो मैं इतना वादा जरूर करता हूं कि अगर हम लोग सपोज चैप्टर नंबर 8 पर हुए सपोज, तो पहले 7 चैप्टर आपको आते होंगे, और वहां पर आप ये कह सकते हैं कि यार फर्स्ट 7 चैप्टर मेरे क्लियर है। ऐसा नहीं होगा कि 8वां तो कर रहे हैं लेकिन पीछे मुझे कुछ नहीं आता, ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होने वाली। लेकिन भाई उसके लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। एक तो छुट्टियां नहीं करनी। आप एक भी छुट्टी करेंगे ना, देखिए हर सब्जेक्ट की ना अपनी नेचर है। किसी और सब्जेक्ट में छुट्टी कर दो, अगले सब दिन आकर बैठ जाओ तो मे भी वो आपको समझ आ जाए। अकाउंटिंग नहीं आएगी। अकाउंटिंग में अगर आपका एक दिन ऑफ हो गया, तो समझ लेना कि अगले 2-3 दिन के लेक्चर आपको समझ नहीं आने वाले। और अगर अगले 2-3 दिन के लेक्चर नहीं समझ आने वाले, समझ लो कि वो पूरा चैप्टर गया। और जब वो चैप्टर ना आया तो अगला तो वैसे ही नहीं समझ आने वाला। इसका ना लिंक है हर चैप्टर्स का दूसरे चैप्टर के साथ। ये कुछ इस तरह का लिंक है कि अब देखो आपको इन चीजों का तो अभी पता होना नहीं है कि क्या कुछ हम लोगों ने पढ़ना है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि भाई जब तक ये फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा, सेकंड नहीं समझ आता, सेकंड ना आए तो थर्ड नहीं समझ आता, जब तक ये तीनों चैप्टर ना आए, चैप्टर 4 और 5 नहीं समझ आते, आपको आगे की सिचुएशन का पता नहीं चलेगा। इसी तरह से ये वो चैप्टर है जिसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन मौजूद है, और इसको सॉल्व करने के लिए बाकी 9 चैप्टर्स का आना जरूरी है। जब वो पहले वाले 9 चैप्टर्स, मतलब ये फर्स्ट 8 एंड द लास्ट वन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये आते होंगे तो चैप्टर नंबर 9 सॉल्व होता है। और इनमें से कोई एक चैप्टर भी आपको नहीं आता ना, आप ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तब आप खुद देख लो कि आपने छुट्टियां करनी है या नहीं। आप बेसिकली स्टूडेंट्स ये अक्सर सोच रहा होता है कि भाई उन्होंने छुट्टियों से पहले छुट्टियां, छुट्टियों के बाद भी एक छुट्टी करनी है। भाई चार्टेड अकाउंटेंसी में ये चीज नहीं चलती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग अपना नुकसान खुद कर लो, हमारा क्या जाएगा। भाई देखो, टीचिंग है मेरा पैशन, और मैं आज इसलिए यहाँ पे मौजूद हूँ कि मैंने दिल से पढ़ाना होता है। मैं तो अपने आप को इधर ही देख लूंगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी मैं अपने आप को इधर देख लूंगा। क्या आप मेरे साथ नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठना पसंद करोगे इंट्रो टू अकाउंटिंग? क्या अब आप अपने आप को अगले 5-6-7 साल तक बस क्लासरूम की जीनत बना के रखना पसंद करोगे? तो मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। ये कुछ टाइम है जो सेक्रीफाइस के लिए है। देखिए भाई, अगर ये 5 साल आप अपनी जिंदगी के अच्छे तरीके से कुर्बान कर देते हो ना चार्टेड अकाउंटेंसी में, रेस्ट ऑफ लाइफ इंजॉय कर। अब इंजॉय से ये मुराद नहीं है कि फिर रजाई ओढ़ के सो जाओ और आपको रिस्क मिलता रहेगा, नहीं।
उसके बाद जो आपकी मेहनत होनी है ना, उसका रिवॉर्ड मिलना है। और वो जो रिवॉर्ड मिलना है ना, वो बेसिकली आपकी बाकी तमाम जरूरियात जिंदगी को पूरा कर रहा होगा। तो उस वजह से आप जहनी सुकून में हो। लेकिन अगर आज आप इसको कंप्लीट नहीं करते, आज के ये 5 साल आप अच्छे से गुजार मतलब मजे से गुजारना चाह रहे हो, तो रेस्ट ऑफ लाइफ आप लोग जलील होते रहो। अपना कंपैरिजन अपने एफएससी के किसी भी स्टूडेंट या दोस्त के साथ ना करना जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करता। आप में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब गांव में गए ईद के मौके पर, वो भी आ गया, आप भी पहुंच गए, और उसने अपनी स्टोरियां सुनाना शुरू कर दी। हम तो यूनिवर्सिटी में मजे करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, टीचर्स भी ऐसे हैं। एक दिन पेपर होता है तो उससे एक रात पहले हम लोग बैठ के पढ़ रहे होते हैं और हमारा CGPA 4 आ जाता है। आप वैसे नहीं है। आप दिन रात मेहनत करो ना, तब भी जाके हमारा पेपर फेल हो जाता है। इतना फर्क है। तो अब आप खुद सोच लो, क्या आप दोनों बराबर हो सकती हैं? वो 4 साल के बाद उसको डिग्री मिल जानी है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो भी वो कर रहा होगा। आपको गारंटी नहीं है कि आपको 5.5 साल के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री मिल जाएगी। आपकी गारंटी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जब कंप्लीट करोगे ना, वो रिटायरमेंट जिस इनकम के ऊपर ले रहा होता है ना, रिटायरमेंट अपनी, आपका स्टार्ट इंशाल्लाह वहां से। बस इतना फर्क पड़ा। इनकम के हवाले से देखूं तो वो अपनी जिंदगी गुजारने के बाद आफ्टर रिटायरमेंट जिस इनकम पे होगा ना, आपका स्टार्ट वहां से जाके होना है। और एंड पता ही नहीं होता, पता नहीं कौन कितनी इनकम आ रही है पर month। तो ये आप लोग भाई देखो, अच्छा अगर फल लेना है ना तो मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत आप लोगों ने करनी है, और ये मेहनत आप सिर्फ अपने लिए करोगे। ये मेहनत और किसी के लिए नहीं कर रहे। आपने अपना फ्यूचर बनाना है, सिर्फ अपने लिए सोचो। आपने अपने दाएं बाएं इधर उधर कुछ नहीं देखना। आपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। इवन कि आपके साथ में बैठा हुआ बच्चा भी आप जैसा नहीं हो सकता। आप अपने टेस्ट का कंपैरिजन अपने साथ ना करने लग जाया करो अपने साथ वाले के साथ। भाई वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। आप सिर्फ ये देखो कि अकाउंटिंग के फर्स्ट टेस्ट में अगर आपके 60% मार्क्स थे, तो नेक्स्ट टेस्ट में 65 होने चाहिए, उससे नेक्स्ट में 68 होने चाहिए। आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आओ बस। और यही आप लोगों की सक्सेस है। और अपने आप को हमेशा 50% से अबव रखो। बस इतनी कोशिश करनी है। क्या आप इतना नहीं कर सकते? नहीं कर सकते आप इतना? तो बस यही जज्बा ना एंड तक आप में मौजूद होना चाहिए। इंशाल्लाह हमारा सेशन बहुत अच्छा गुजरेगा। आपकी तरफ से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई बात आप लोगों ने पूछनी हो? नथिंग। तो हमारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बस इतना सा था। अब हम लोग ना बाकायदा तौर पर अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। डेली बेसिस पे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आप पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ करना यह है आप लोगों ने कि जितना पढ़ाऊं घर में जाके सिर्फ उसको रिवाइज कर दो बस। इससे ज्यादा कुछ भी ना करो। इससे ज्यादा आप कोई और सब्जेक्ट करने बैठ जाए। अकाउंटिंग जिस तरह से मैं लेके चलूं ना, आपने बिल्कुल वैसी लेके चलनी है। स्टडी टेक्स्ट जब मैं आपसे कहूं कि आपने पढ़ना है, आपने उसी टाइम पे पढ़ना है, उससे पहले नहीं पढ़ना। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने इससे पहले कोई B.Com कुछ किया हुआ है तो भैया आपको मुबारक हो। अपना नॉलेज मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में नहीं झाड़। ये जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे लेके चल, क्योंकि आप जैसा पढ़कर आए हो, हम यहाँ पर बहुत सी चीजें डिफरेंट पढ़ेंगे। तो आप ऐसे समझो जैसे आपने I.Com नहीं किया हो, और आप अपने आप को ऐसे ही समझो जैसे आपको अकाउंटिंग का कोई नॉलेज नहीं है। तो जैसे मैं लेके चल रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे चलोगे मेरे साथ। बात क्लियर? किसी भी आप लोगों का रिजल्ट आ गया होगा एफएससी का, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सब्जेक्ट अगर एग्जाम हो रहा है, किसी I.Com की बेस के ऊपर अकाउंटिंग वगैरह है या QM वगैरह है इस तरह से, तो भाई एग्जाम तो जरूर करवा लेना ICAP से, लेकिन क्लासेस जरूर अटेंड कर। क्योंकि आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है और हमने जो कुछ पढ़ाना है उसमें बहुत फर्क है। तो आप लोगों ने ये इसीलिए पढ़ना है ताकि आप लोगों की FR1 अच्छी हो सके। पढ़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पेपर देना है, चाहे बाद में पेपर ना दो, क्या आपका सब्जेक्ट एग्जाम है, लेकिन आपने इसको सीरियस होकर पढ़ना बिल्कुल वैसे ही है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आगे जाकर आपकी जो FR1 का सब्जेक्ट है, FR2 का सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। और बहुत सारी इनके ऊपर बेस करती हैं। आपके पढ़े हुए मेथड्स में और हमारे पढ़ाने वाले मेथड्स में बहुत फर्क है।
तो आपने हमें देखना है कि हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरह से चीजों को लेके चल रहे हैं। ऑलराइट, चलें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर, टॉपिक्स वगैरह। इसके लिए ना सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने नोट्स की तरफ। तो आप लोगों ने स्टडी टेक्स्ट को अब बंद कर देना है। कुछ दिन तक आप लोगों ने मेरा साथ मेरे नोट्स की सूरत में देना है। और ये मेरे नोट्स आप लोगों को गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए आज एक गूगल क्लासरूम बना दूंगा, उसका लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा और आप लोगों ने उसको जस्ट ज्वाइन कर लेना है। तो मेरे जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे, मेरे जितने भी नोट्स वगैरह होंगे, सारे उसी में अपलोड होते रहेंगे। मेरे जितने भी टेस्ट होंगे सारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, बिल्कुल आई कैप के पैटर्न्स के मुताबिक। जिस तरह से आई कैप ने आपसे एग्जाम लेना है ना, मेरे टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होंगे और चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। मतलब मैं आपको आज एक डे डिसाइड करके नहीं बता सकता। मेरा जैसे ही कोई चैप्टर एंड होगा ना, उसके बाद 2-3 दिन का टाइम दूंगा आपको कि आप अच्छे से उसकी रिवीजन कर दो। इतने में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे होंगे और फिर चैप्टर 1 का टेस्ट हो जाएगा। जब 2 एंड हो जाएगा 2-3 दिन के बाद फिर चैप्टर 2 का टेस्ट हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ कंबाइंड टेस्ट लिया करेंगे। फर्स्ट 3 चैप्टर्स का टेस्ट हो गया, फर्स्ट 5 चैप्टर्स का टेस्ट एक मिड टर्म बन जाएगा आप लोगों का। तो टेस्ट साथ साथ चलते रहेंगे। एग्जाम आप लोगों ने देनी है अपने जनवरी में, आई थिंक सो, ऐसे ही है ना। तो मैंने आप लोगों का सिलेबस दिसंबर में एंड कर देना है। उसके बाद मैं आप लोगों की एक अच्छी सी रिवीजन करवाऊंगा, आपके मॉक टेस्ट वगैरह होंगे और फिर जाके आप एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम पास करना आपके लिए कोई मसला नहीं होना। एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंशाल्लाह आप सब पास हो। और ये बात आज चाहे लिखवा लो मुझसे कि अगर आप मुझे 90% तक अपनी अटेंडेंस देते हो ना, आप इंट्रो टू अकाउंटिंग में पास हो। हालांकि मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं खुद को जानता हूँ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तो इस वजह से बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठना। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, क्या आपको इससे पहले अकाउंटिंग आती है नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे नहीं पढ़ रहा तो आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो अकाउंटिंग में लेके ही ऐसे चलूंगा जैसे आपको कुछ नहीं आता। क्या आपको कुछ आता है? लेकिन मुझे बहुत कुछ आता है। तो इस वजह से भरोसा रखना। देखो, सिलेबस कब एंड करना है, कैसे एंड करना है, कितना पढ़ाना है, स्पीड कैसी रखनी है, हमें सब पता होता है एज अ टीचर। इवन कि आपके तमाम टीचर्स को इस बात का आइडिया होता है कि आप लोगों का हमने अगर जनवरी में एग्जाम दिलवाना है तो हमने सिलेबस कब एंड करना है, उसका आगे हमारा फॉर्मेट वगैरह क्या है। आपने जस्ट हमारा साथ देना है, सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी। देखो भाई, ऐसा कोई बैच नहीं गुजरा जिसमें हम लोगों ने सिलेबस ना कंप्लीट किया हो, ऐसा कोई बैच नहीं गुजरा। आप खुद सोचें कि अगर हम किसी का सिलेबस ना कंप्लीट करें तो क्या वो बच्चे हमारे पास आगे आके बैठेंगे? अगर मैं आप लोगों का इंट्रो टू अकाउंटिंग अच्छे से ना पढ़ाऊं, क्या आप मुझसे FR1 पढ़ोगे? तो भाई लाजिम बात है, हमारे भी करियर का सवाल होता है, हम उसको तो दाव पे लगा नहीं सकते। तो मैं अगर यहाँ पे एक अच्छा टीचर बन के आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा, आपको मेरी समझ आएगी, तो उम्मीद कर सकता हूँ ना आप कैफ में आगे आके मेरे पास बैठेंगे। है ना ऐसा? तो इंशाल्लाह ये सेशन हमारा यादगार सेशन होगा, बहुत अच्छे से गुजारेंगे। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। मेरा बिहेवियर बेसिकली आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा, हम हंसी मजाक करेंगे, हम दोस्तों की तरह रहेंगे, लेकिन जब बात आती है ना स्टडी पर, तो स्टडी में नो कॉम्प्रोमाइज। स्टडी के टाइम पे स्टडी, कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं ना, उस टाइम पर आपने आपस में बात नहीं करनी, उस टाइम पे हंसी मजाक नहीं करनी। हाँ, जब हम लोग बातें कर रहे हैं आप जरूर करें, खुल के करें, फिर कोई टेंशन नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ना आप लोगों ने अपना टारगेट अचीव करना है, उसके बाद जो टाइम बच जाएगा हम हंसी मजाक भी करेंगे। ऑल राइट, मतलब डरने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है भाई। आपकी स्टडी के ऊपर मैं हर्ज नहीं आने दूंगा, कोई आंच नहीं आने दूंगा। बेसिकली आपका फेलियर मेरा फेलियर है और मैं फेल नहीं होना चाहता। तो इस वजह से मुझे आपकी स्टडी की तरह कंसर्न है कि आप लोग एब्सेंट ना हो, रेगुलर रहें। देखिए भैया, अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स हमें मिल जाते हैं जो आए रोज बीमार हुए होते हैं। बेसिकली बीमार नहीं होते, नीयत खराब होती है। तो आप लोगों ने अपनी नीयत को ठीक, अगर आप अपनी नीयत ठीक रखेंगे ना, बिलीव मी आपको कोई फेल नहीं कर सकता। सिर्फ अपनी नीयत को ठीक रख लेना, तबीयत हमारी वैसे ही ठीक रहती है। आपने अपनी नीयत का इलाज करना है। नीयत का इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं है, वो आपके अपने पास है। तो सुबह उठते ही आपका मूड नहीं कर रहा होता, तो आप देखते हो कि सैटरडे संडे ऑफ आ रहा है तो फ्राइडे आप ऐसे ही ऑफ कर लेते हो। ये ड्रामेबाजियां नहीं करनी आपको।
चार्टेड अकाउंटेंसी इस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते, और सबसे बड़ी फेलियर की रीजन भी यही होती है। यहाँ पर भी किसी सीनियर जूनियर की कुछ ना सुनना। ये बात हमेशा याद रखो कि चार्टेड अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले बच्चे के पास टाइम नहीं है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब कुछ कर रहे हैं ना, उसके पास भी टाइम नहीं है, और वो आके आपको गाइड नहीं करेगा। और जो आपको गाइड कर रहा होता है ना उस टाइम पर, उसकी अपनी हजारों अटेम्प्ट्स होते हैं, और आपको वो मशवरे भी वैसे ही दे रहा होता है। वो आपको बताता है कि इंट्रो टू अकाउंटिंग में अटेम्प्ट लगती कैसे, और वो आपको 3-4 मरतबा फेल करवाता है। तो आप लोगों ने कभी ऐसे लोगों से मशवरा नहीं करना। अपनी स्टडी बेहतरीन जगह पे मौजूद हो, आप लोगों के पास अच्छे टीचर्स मौजूद हैं, टीचर्स को फॉलो करते जाओ। बिलीव मी, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपको फेल करवाना चाहे। कोई एक भी टीचर ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि उसके बच्चे फेल हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन कि हमारे तमाम टीचर्स आके कैफ लेवल पे पढ़ा रही हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है। हर कोई आके यहाँ पे खूब मेहनत करेगा, और आप लोग खुद देखेंगे। लेकिन पेपर तो आपने देना है ना। आपकी जगह पे मैं पेपर देने तो नहीं जा सकता, या जा सकता हूँ। तो कुछ काम ऐसे हैं जो आप लोगों ने खुद ने करने हैं। तो उसके लिए पेपर में क्या कुछ करना है, उसके लिए आपके पास नॉलेज का होना जरूरी है। इवन के ये हमारे लिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, क्यूएम का सब्जेक्ट है, इंट्रो टू अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, ये हमारे लिए पास करवाना कोई मसले वाली बात नहीं। ये तो बच्चा पेपर से 10 दिन पहले भी आए ना कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे बताएं मैं क्या करूं, 10 दिन में उसका पेपर पास हो सकता है। लेकिन आगे FR1 की कोई गारंटी नहीं होती कि FR1 में उसकी कितनी अटेम्प्ट्स लगने वाली हैं, उस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो आप लोगों ने इसको FR1 की बेस भी बनानी है। देखो, नाम से जाहिर है कि भाई आप अकाउंटिंग नहीं पढ़ने जा रहे। ये एक मूवी का जस्ट ट्रेलर है कि भाई ये देख लो, ट्रेलर ऐसा है, अकाउंटिंग में कुछ ऐसा करने वाले हो, और अभी से डिसाइड कर लो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या नहीं बनना। लेकिन एक ही मर्तबा नियत करके फिर बैठ जाओ, फिर इंशाल्लाह आप लोग जरूर कामयाब होंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है, अकाउंटिंग पढ़ने के लिए ना हम लोग डायरेक्ट अकाउंटिंग को नहीं डिफाइन कर सकते। तो हम लोग जाके देखेंगे कि भाई अकाउंटिंग की जरूरत कहाँ पर आती है। वहां से मतलब रूट लेवल से हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आपके माइंड में आता है, मतलब एज अ लेमैन अगर मैं बात करूं, कि जिसके पास कोई भी नॉलेज ना हो, और उससे आप कह दो कि भाई, अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप कहोगे चार्टेड अकाउंटेंसी, अगले को पता ही नहीं है व्हाट इज चार्टेड अकाउंटेंसी, तो आप उसको सिंपल वर्ड में क्या कहोगे? क्या कहोगे? हिसाब किताब लिखने का अमल। ऐसा ही है ना, मतलब मुंशी हूं, है। और वो बात अच्छे से समझ आएगा। पर हम लोगों ने ना चीजों का हिसाब किताब रखना है कि कौन सी चीजें कैसे चल रही हैं। अकाउंटेंट से मुराद बेसिकली होता है चीजों का हिसाब किताब रखना। लेकिन हिसाब किताब जहां पर किस चीज का रखा जाता है, किसी ना किसी बिजनेस का। ऐसे ही है ना। तो हम लोग पहले बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं। अकाउंटेंट्स की जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। हम लोग पहले बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अच्छा, ये वो चीजें हैं जिसको एज सच आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि बस आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें कुछ इस तरह से हैं। इनमें से एज सच कोई एमसीक्यूज नहीं आने वाला। मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहां पर एमसीक्यूज आ सकता है, कौन सी चीज को आपने याद रखना है, कौन सी चीज कैसे आएगी, हम सब कुछ अच्छे से करेंगे। लेकिन ये वो चीजें हैं जिसकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इनमें से कुछ लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नोट्स एज इट इज आपको मिल जाने हैं। तो इनमें से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जस्ट आपका फोकस मेरे लेक्चर्स के ऊपर होना चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ा क्या कुछ था। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन होती है कि हम लोगों ने ना ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इकट्ठा करना है, मतलब एक टीम बनानी है। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, और उन सब का मकसद एक ही होना चाहिए कि हम लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं। तो उस टीम को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप ऐसे समझ लें, जैसे क्रिकेट की टीम है, कुछ प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं। अच्छा, हर किसी का टास्क डिफरेंट हो सकता है। मतलब सारे बैट्समैन थोड़ी ना होंगे, सारे बॉलर्स भी नहीं होंगे। हर कोई कहे कि नहीं मैंने तो भाई विकेट कीपिंग करनी है। कैसे ही है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, लेकिन हर किसी के टास्क स्पेशलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट है। हर किसी की एक्सपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। लेकिन मिशन क्या होता है जब टीम में इकट्ठे होते हैं? क्या मिशन होता है? कि सबने मिलकर हारना है।
जीतना है। हाँ, ये अलग बात है, रिजल्ट्स क्या आते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मिशन सबका एक ही है कि हम सब लोगों ने मिलकर जीतना है। इसी तरह से आपने जब ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना है ना, तो सबसे पहली बात आपने यही बतानी है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल। मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे हमारे पास, लोग इकट्ठे होंगे who are involved in pursuing definite या डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, कि सबके ऑब्जेक्टिव्स सेम होने चाहिए। अब आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हो क्यों? पढ़ने के लिए, शाबाश, इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ने के लिए। इंट्रो टू अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हो? ताकि पेपर पास कर सको। आप में से कोई ऐसा जो फेल करने के लिए बैठा हो कि भाई सर मैं क्लास में इसलिए मौजूद हूं ताकि मेरी अकाउंटिंग फेल हो सके? क्या ख्याल है? ऐसा ही है? अच्छा, क्या मैं इसीलिए आया हूं कि आपकी अकाउंटिंग फेल हो सके? क्या सबका ऑब्जेक्टिव एक जैसा नहीं है? तब एक जैसे ही है ना, मतलब हमारी भी एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। लेकिन यहां पर आप देखें, एक इसी की एक और डेफिनेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who come together to pursue a common set of goals and objectives। बात एक ही है, मतलब बात करने का सिर्फ अंदाज बदला है, सिर्फ वर्ड्स को चेंज किया है। तो भाई याद रखिए कि ये कोई कुरान मजीद या हदीस तो है नहीं कि मैं अल्फाज का हेर फेर नहीं कर सकता। तो जहां पर आप लोगों का जो बात करने का अंदाज है वो बदल सकता है, लेकिन बात ना बदले। ऑलराइट, तो आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीज बना सकती हैं, लेकिन जो फोकस होता है किस चीज पर होना चाहिए? कलेक्शन ऑफ पीपल के ऊपर एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ये दो बातें हैं जो आपने हर हाल में करनी होती हैं। अब हर किसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव दो तरह के हो सकते हैं। या तो उनका ऑब्जेक्टिव होगा सोशल वेलफेयर, लोगों की खिदमत करना, या उनका ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। ये दो में से कोई एक ऑब्जेक्टिव हमारे पास मौजूद होगा। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को भी टू पार्ट्स में जाके डिवाइड कर देते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका पर्पस, जिनका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर हो, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना ना हो, उसको हम लोग कहते हैं, नोट्स की तरफ ना देखें, अभी जिस तरह मैं बोल रहा हूं मेरे साथ साथ चलें। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट क्या बिजनेस में अर्न होता है? बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट अर्न करेंगे ना। तो जब प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा तो इसको क्या कहूंगा? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, और अगर पर्पस प्रॉफिट को अर्न करना हो तो फिर बिजनेस करना पड़ेगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, अच्छा क्या देखा? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल और इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। देखो इतनी सारे वर्ड यूज हो सकते हैं। और फिर हम लोगों ने क्या कहा कि उन तमाम पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सेम हो, तो ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी? जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना हो, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। और जिसका पर्पस सोशल वेलफेयर, मतलब अदर देन प्रॉफिट, कि जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना ना हो, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जब इसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो हम इसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। क्या आपको ये मेरी बात समझ आ गई? क्या कहते हैं नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन शॉर्ट NPO। NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक किसी को कोई शो? क्या आपको ये बातें याद होनी गई? एक बार जरा खुद से रिवाइज करना कि हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा है। क्या खुद से रिवाइज करो। आपने इसको रिवाइज कर लिया? अच्छा, ये पढ़ाने का मकसद ये है कि हमारा जो पेपर है ना, वैसे अकाउंटिंग का नाम आए ना हमें ऐसा लगता है कि जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो बेसिकली जो आपका पेपर है ना, वो 50% न्यूमेरिकल है और 50% थ्योरेटिकल है।
तो हम लोगों ने इस थ्योरी को सिर्फ इतना लेके चलना है कि अगर इन केस एमसीक्यूज की बेस पर कोई भी थ्योरी आप लोगों की मैं इसी तरह से कवर करवाता जाऊंगा। स्टडी टेक्स्ट में जब हम लोग जाएंगे ना, तो मैंने आपको एक एक लाइन रीड करवानी है, एक एक वर्ड का मतलब समझाना है, और वहां से भी आपको बताऊंगा कि ये एक इंपॉर्टेंट पैसेज है जिसको आप हाईलाइट कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हाईलाइट कर लो, तो हमारी थ्योरी साथ साथ चलती रहेगी, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। ऑलराइट। अच्छा अब देखो, जहां तक अब अगर थ्योरी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, सपोज इससे रेलिवेंट, क्या आपसे बता नहीं सकेंगे क्या ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्लियर नहीं हो गई बात? अच्छा अब जरा चलते हैं हम लोग एग्जांपल्स की तरफ। कैसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसी कौन सी है जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? मींस दैट अगर आपसे इन केस कह दिया जाए कि आप इनको एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें विद एग्जांपल्स, तो डिफाइन तो आपने कर ही दिया। आप क्या कहोगे यहां पर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिंपली आपने इतना कहना है, डज नॉट हैव प्रॉफिट एज अ गोल। तो भाई अगर प्रॉफिट उसका गोल नहीं है तो फिर क्या है? तो हम कह देंगे कि सोशल वेलफेयर। ऐसा ही है ना फिर? क्या सच एज अ चैरिटी और हॉस्पिटल एग्जिस्ट टू मीट वेरियस सोशल नीड एंड इट्स ऑल्सो नोन एज। क्लियर? आप लोगों ने एनजीओज का नाम सुना होगा, एनजीओज। और यहां पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनपीओ। एनपीओ से मुराद होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट। अच्छा अब देखें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंटरप्राइजिंग एंटिटी। तो अब अकाउंटिंग में मोस्टली हम लोग एंटिटी का वर्ड यूज करेंगे, तो समझ लेना जहां पर मैं एंटिटी का वर्ड यूज कर रहा हूं तो मतलब वहां पर मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। ऑलराइट। जहां पर हम लोग एंटिटी का वर्ड यूज करेंगे वहां पे समझ लीजिएगा मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। उसको हम लोग इंटरप्राइजिंग एंटिटी या सिंपली एंटिटी का वर्ड यूज कर लेंगे, तो आपके माइंड में हो कि मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। फिर देखें इंगेज्ड इन। अब यहां पर हमारे पास आ गया कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज एंड सेल्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर। अब ये जरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को बताना है इनकी एग्जांपल्स। जैसे सबसे बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? सबसे बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ईडी। बिल्कुल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा उसके बाद शौकत खाना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कि इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अब हालांकि आप शौकत खाना में जाए ना तो आपकी फी वगैरह भी लग रही होती है, आपके पैसे भी कुछ ना कुछ लग रहे होते हैं, लेकिन वो जो फंड्स इकट्ठे होते हैं ना वो फॉर प्रॉफिट नहीं होते। वो फंड्स गरीब लोगों के इलाज में यूज हो जाते हैं। इवन कि आप खुद भी उससे मुस्तफीज हो सकते हैं, कि अगर आप में नहीं है इतनी कैपेसिटी कि आप उसको अफोर्ड कर सको, तो आप उनको कह दो तो आपका इलाज भी मुफ्त में हो सकता है। इसी तरह जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये प्रॉफिट अर्निंग किया जा रहा होता। जैसा कि आप अगर देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं? अच्छा गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं, प्रॉफिट नहीं आ रहा है। वैसे ये गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होता है, तो ये तो उसकी वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, लेकिन इसका पर्पस प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता, तो फिर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो आपसे तो पैसे भी रिसीव किए जा रहे होते हैं कुछ ना कुछ। तो आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपसे कोई माइनर सी अमाउंट चार्ज की जाती है। देखिए अगर आप लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए ना, सेम डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में क्लिनिक में जब शाम को जाके बैठता है ना, तो उस टाइम पे वो 2,000 रुपये फी चार्ज कर रहा होता है, लेकिन जब वो गवर्नमेंट के अंडर आकर सुबह के टाइम पे चेक कर रहा होता है ना, शायद वो 50 रुपये, 50 रुपये की एक पर्ची बन जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके उस 50 रुपये से वो हॉस्पिटल बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है। वो बेसिकली अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ना वो उतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं।
कि अगर हमारे डेली बेसिस पे कोई थोड़े बहुत खर्चे होते हैं ना, तो वो वहां से मीट हो जाएं। इसी तरह से आप लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें, तो वहां पर भी आप पर मंथ क्या 20, 30, 50, 100 कुछ इतना पे कर रहे होंगे। लेकिन जब प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो आप 5000 प्लस पे कर रहे होते हैं। फर्क है ना। तो फिर ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ना, ये जस्ट अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर रहा होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ आ चुकी होगी। तो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स के अंदर आप लोग ईडी की एग्जांपल दे सकते हैं, शौकत इकोनॉमी की एग्जांपल दे सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह की एग्जांपल दे सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास मौजूद हो, हम उसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनका हमारे पास पर्पस क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का? प्रॉफिट को अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब आप लोग जाएं, तो आप जिस इंस्टीट्यूट में बैठे हो, कि हम लोगों ने चैरिटी खोली हुई है? नहीं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठे हुए हैं भाई। इससे पहले आप अपनी एफएससी वगैरह करके आए होंगे, तो बहुत कम ही आप में से कोई होगा जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आया हो, अदरवाइज प्राइवेट से ही पढ़ के आए होंगे। है ना ऐसा? क्या उन्होंने चैरिटी खोली हुई थी? क्या उन्होंने आपको मुफ्त में पढ़ाया? उनका पर्पस क्या आप लोग सब लोगों को एजुकेट करना था? नहीं, ऐसा कोई पर्पस नहीं था उनका। उनका पर्पस क्या था? प्रॉफिट को अर्न करना। तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह और ये बाकी जो बिजनेसेस वगैरह हैं, ये सारे के सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे पास। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा, अब बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, बिजनेस को कैसे किया जा सकता है, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस क्या हैं, खुद बिजनेस क्या होता है।